खिलजी वंश के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी और साक्षरता के माध्यम से ली गई जानकारियों की तथ्यता पर बहुत कम सवाल उठाए गए हैं। और अब हम आते हैं तुगलक वंश के बारे में उसका क्या कहना है, जिस काल में वह स्वयं उपस्थित था। निश्चित रूप से तुगलक वंश के समय की जानकारियाँ जो इब्न बतूता ने रहला में लिखी हैं वे और ज़्यादा सत्य होंगी, सही होंगी। उसने ये लिखा है कि 8 वर्ष के दौरान उसने मालदीव, श्रीलंका आदि क्षेत्रों का दौरा किया और करीब 14,000 किलोमीटर की यह यात्रा बनती है। उसमें गयासुद्दीन तुगलक जो खिलजी वंश के बाद आया और उसने एक तरीके से उसकी स्थापना की। उसने एक स्वर्ण जड़ित महल बनाया था, ये उसका विवरण है। और वह महल में एक विशाल उसने एक कुंड बनाया था, जिस कुंड में सोना पिघलगा के भरा जाता था। आगे इब्न बतूता लिखते हैं कि संभवतः यह कुंड जो सोने से भरा था, समय समय पर भरा गया था, वह मोहम्मद बिन तुगलक को विरासत में मिला। कल्पना कर सकते हैं कि कितना सोना उस विशाल कुंड में रहा होगा। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। और जब 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आया गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद, तो एक घटनाक्रम के तहत उसने गद्दी हासिल की। इब्न बतूता के अनुसार कुतुबुद्दीन खान उस घटना स्थल पर उपस्थित था जहां दिल्ली के पास गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई। और उसने टिप्पणी की है कि उसको जैसा बताया गया, इब्न बतूता को जैसा बताया गया, उसके अनुसार यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई एक हत्या का षड्यंत्र था। और यह जानकारी उसे खुसरो खान से मिली। तो ऐसा माना जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक षड्यंत्र के माध्यम से सिंहासन पर आया और तुगलक वंश का अगला शासक बना। इसके साथ ही उसने तुगलक वंश के अन्य घटनाओं पर भी प्रकाश डाला है और विस्तार से इसका जिक्र किया है। उदाहरण के लिए दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी का स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसके लिए उसकी बहुत तरीके से आलोचना समालोचना होती है उस कदम को लेकर। शायद मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली वासियों ने कुछ बहुत कड़वी चिट्ठियां लिखी थी और उस कड़वी चिट्ठी से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत नाराज़ हो गया था, जिसमें उसके शासन की कुछ आलोचनाएं थीं और ये दिल्ली वासियों के द्वारा की गई थी। ऐसा मानते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली वासियों को सज़ा देने के लिए उन्हें दौलताबाद की ओर सबको रवाना किया और उनकी रवानगी के लिए बड़ी कठोरता बरती। इब्न बतूता ने लिखा है, नॉट इवन ए डॉग वॉज स्पेयर्ड, एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा गया। जब यह बात जब आलोचना और उसने दंडित करने के लिए उसकी जो भर्त्सना थी पत्रों के माध्यम से, तो दिल्ली वासियों को दंडित करने के लिए जब उसने दौलताबाद भेजा और जब पूरा का पूरा अमला दौलताबाद की ओर गया, तो स्वाभाविक था ठीक तरह से व्यवस्था न होने के कारण रास्ते में ही कई लोगों की मौत हो गई। दौलताबाद आधी से कम संख्या में लोग पहुंच पाए और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को अपना यह निर्णय बदलना पड़ा और उसने फिर दौलताबाद से दिल्ली वासियों को दिल्ली वापस कूच करने का आदेश दिया। ये उसकी कड़ाई का पहलू था, कठोरता का पहलू। लेकिन इसके साथ ही इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की न्यायप्रियता और उदारवादिता का भी जिक्र करते हुए नहीं छोड़ता।
उसने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक कितने उदार थे। उसका ये कहना था वो इतने विनम्र थे, सबसे विनम्र राजाओं में थे कि जब किसी अपराध के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार ठहराए जाने की संभावना थी तो वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होता था, न्यायाधीश से अपराध का दंड सुनता था और उस दंड का पालन करता था। इसने उजड़ी हुई दिल्ली देखी इब्न बतूता ने और इसका विस्तार से वर्णन किया है, और उसकी कठोरता का विवरण करते हुए ही वह इस बात का विवरण करता है, इस बात का जिक्र करता है कि इस सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जितने कठोर थे उतने ही विनम्र भी थे, और उसकी दानशीलता, उसकी दयालुता की उसने विशेष चर्चा की है। तो इस प्रकार इब्न बतूता ने एक बड़ा सजीव चित्रण मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करने का प्रयास किया है और उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। दौलताबाद स्थानांतरण और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के चित्रण के साथ ही इब्न बतूता ने इस बात को बारंबार लिखा है कि तत्कालीन समाज में, शासन व्यवस्था में परस्पर विरोधाभास था और कुछ ऐसे गुट भी थे जो राजा के, तत्कालीन सुल्तान के विरोधी भी थे। ऐसे तत्व भी विद्यमान थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के पक्ष में नहीं थे। इतिहासकारों को ये सब जानकारियां जो इब्न बतूता की पुस्तक से मिलती हैं उसमें बड़ी मदद मिलती है, और इसीलिए मध्यकालीन भारत के मध्यकाल को, तुगलक काल को और खिलजी वंश के बारे में जानकारी लेने में यह पुस्तक अत्यधिक सहायक है। 1341 में इब्न बतूता ने लिखा है कि उसे मालूम हुआ कि चीन के सम्राट ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक अनुरोध भेजा है, एक राजदूत के माध्यम से, चीनी राजदूत के माध्यम से एक अनुरोध आया है कि हिमालय प्रदेश में जो कुछ बौद्ध मंदिर हैं उसके जीर्णोत्थान की अनुमति दी जाए, उसको ठीक करने की, उसका नवीनीकरण करने की, उसको सुधारने की, जो मंदिर अत्यंत प्राचीन हो गए हैं उनको सुधारने की अनुमति के साथ चीन के सम्राट ने अपने राजदूत को इसके दरबार में भेजा था। और मोहम्मद बिन तुगलक इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को आदेश दिया कि वह स्वयं अनेकों महंगे उपहारों के साथ चीन के उस सम्राट के पास जाए और उनसे मुलाकात करे। इसी कारण से इब्न बतूता ने अपने इस 8 वर्ष के शासन काल में, अपने 8 वर्ष के इस काल में, भारत के काल में चीन का भी दौरा किया। इससे ये बात साबित होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक अब विदेशियों से भी अच्छे संबंध बनाने का उत्सुक था। हाँ, चीन के सम्राट ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार हम इसका कर भी दे सकते हैं, जजिया टैक्स भी दे सकते हैं, लेकिन इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वीकार नहीं किया और चीनी मित्रता को स्थायी रखने के लिए उसने एक कदम आगे जाकर अपने राजदूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा, जो इस बात को सिद्ध करता है कि वह विदेशी संबंधों के लिए भी उतना ही सिंसियर था, उतना ही तत्पर था जितना उचित सामाजिक व्यवस्था के लिए, जितना कि उचित शासन व्यवस्था के लिए, जितना कि उचित भौगोलिक व्यवस्था के लिए। और इस प्रकार इस पुस्तक में हमें
इब्न बतूता की इस पुस्तक रहला में हमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैदेशिक जानकारियाँ, राजनीतिक जानकारियाँ, विदेशी संबंधों की जानकारियाँ एक बड़े सजीव चित्रण के साथ मिलती हैं। इब्न बतूता ने तत्कालीन शासन, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि का वर्णन करते हुए शहरों को भी नहीं छोड़ा और यहाँ की उसने वहाँ के बाज़ारों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, बड़ा सजीव चित्रण किया है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि उसने छोटी छोटी बातों को भी बड़े अच्छे तरीके से इस पुस्तक में लिखा है। उसकी नज़र में जो भारतीय शहर थे उसमें उसने लिखा है कि जो सामान्य शहर होते थे वो बड़ी घनी आबादी वाले होते थे, बड़े होते थे, सड़कें बड़ी चौड़ी होती थी लेकिन काफ़ी भरी रहती थी और उन शहरों में व्यापार का अवसर बहुत रहता था, बशर्ते आपके पास पूंजी हो, आपके पास कौशल हो और आपके पास करने की इच्छा हो। ऐसा इब्न बतूता का स्वयं का कहना है। सड़कों में चमक दमक थी, बड़ी रंगीन लगती थी शाम और चौड़ी होने के कारण भीड़ भाड़ भी काफ़ी दिखाई देती थी। दिल्ली का विवरण देते हुए इब्न बतूता ने लिखा है, यह संभवतः एक सबसे बड़ा शहर था तत्कालीन साम्राज्य का और इसकी जनसंख्या भी विशाल थी। इसके जो प्राचीर थे बड़े अतुलनीय थे। इसकी जो दीवारें थीं, बाहर से जो घेराबंदी की हुई दीवार, वो उसकी चौड़ाई ही 11 हाथ थी। 28 दरवाजे थे। इन दरवाज़ों में अलग अलग कार्य किए जाते थे। प्राचीरों में एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार घुड़सवार या सैनिक अंदर घूमते रहते थे पहरेदारी की दृष्टि से और 24 घंटे पहरा होता था। इनके रहने के लिए भी अंदर कक्ष बनाए गए थे। साथ ही जो दरवाजे थे, इन दरवाज़ों में अलग अलग कार्य होते थे। जैसे एक दरवाज़ा था उदाहरण के लिए जिसमें भीतर उसके आसपास उन दरवाज़ों में मांडवी दरवाज़ा था, वहाँ मंडी होती थी, अनाज की मंडी, साथ ही गुल दरवाज़ा जहाँ पे फूल आदि बेचे जाते थे। इसके साथ ही द्वारपाल कक्ष, भंडार गृह जिसमें सभी तरह के सामान, सब्जी भाजी, हथियार, अनाज, अस्त्र, वस्त्र आदि के भंडारण के लिए उन जगहों में व्यवस्था थी। जो बीच का हिस्सा होता था, शहर के बीच का हिस्सा, इसमें एक विशाल स्तंभ हुआ करता था और उसके चारों तरफ बढ़िया कालीन बिछा दिया जाता था और काफ़ी रंगीन माहौल उस जगह का होता था, ऐसा इब्न बतूता का कहना है। प्राचीरों का जिक्र करते हुए इब्न बतूता लिखते हैं कि इनके चारों तरफ ऐसी खिड़कियां बनी होती थीं जिसमें अंदर प्रकाश आता था और इस प्रकार प्रकाश की रोशनी से शहर का अंदरूनी इलाका, उस प्राचीर के आसपास का, बड़ा सुंदर हो जाता था। जो आधार होता था प्राचीर का वह पत्थर का बना होता था और ऊपर मिट्टी का, ईंटों का बना होने के कारण उसमें जुड़ाई होती थी, लेकिन नीचे का जो आधार था वह पत्थरों का बना रहता था। बदायूं दरवाज़ा, जैसे गुल दरवाज़ा मैंने बताया, मंडावी दरवाज़ा बताया, ऐसे बदायूं दरवाज़ा जो था वह सबसे ज़्यादा विशाल था, सबसे ज़्यादा भव्य था, अपनी सुंदरता के लिए भी और अपनी विशालता के लिए भी। एक बेतरतीब कब्रगाह का भी जिक्र इब्न बतूता अपनी पुस्तक में करते हैं और उसमें लिखते हैं कि जो कब्र होती थी, इस कब्र के ऊपर एक गुंबद बना दिया जाता था और यदि गुंबद कई बार नहीं बनता था तो मेहराब से भी संतुष्ट हो जाते थे। दौलताबाद शहर का जिक्र करते हुए इब्न बतूता लिखते हैं कि दौलताबाद भी एक अत्यधिक विशाल शहर था और वहाँ पर काफ़ी बड़ा बाज़ार था और ये जो बाज़ार था दौलताबाद का, ये केवल आर्थिक विनिमय का केंद्र ही नहीं था,
बल्कि यहाँ पर राजनीतिक सामाजिक गतिविधियाँ भी बहुत होती थी और एक दूसरे से मेल मिलाप की जगह भी थी। मंदिर आदि के बारे में भी उसने इस पर विस्तार से वर्णन किया है और उसने लिखा है कि कुछ बाज़ारों में जो मंदिर वगैरह होते थे उसके आसपास संगीत कार्यक्रम, नर्तकियों का नृत्य आदि आदि भी होता रहता था। दुकान का जो दरवाज़ा था, दुकान का दरवाज़ा उन बाज़ारों में मकान मालिक की ओर खुलता था, मकान मालिक के घर की ओर खुलता था और इस प्रकार ये एक तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था थी। साथ ही शहर के बीच में एक बहुत ऊंचा गुंबद बनाया गया था जिसका नाम था तराब बाह। यहाँ पर इसमें तराब बाह के चारों तरफ, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में भी प्राचीर के अंदर लोग बैठते थे, ऐसे तराब बाह के चारों तरफ भी कालीन आदि बिछाकर शाम को कार्यक्रम होते थे और नर्तकियाँ झुंड में आती थीं, संगीत करती थीं, गायन करती थीं, सूर्यास्त का गीत गाती थीं और सूर्यास्त के गीत के साथ ही साथ वहाँ के कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा हो जाती थी और विसर्जन हो जाता था। बाजार के मध्य में जो गुंबद था, वो गुंबद में हर गुरुवार को इबादत के बाद ये सब कार्यक्रम होते थे। यानी एक तरीके से एक व्यवस्था, इस पूरे बातचीत से, इस पूरे विवरण से ऐसा दिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक व्यवस्था काम कर रही थी और हर कार्यक्रम के लिए, हर चीज़ के लिए दिन आधारित थे, कार्यक्रमों के लिए जगह सुनिश्चित थी, जो वास्तु रचनाएं हैं, जो शिल्प हैं, इसके स्थान निश्चित थे, इसकी कलाकारी निश्चित थी और यह इस सब बात की ओर इंगित करती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के शासन में एक सुनिश्चित व्यवस्था थी। अंत में इस शहरी विवरण को देते हुए इब्न बतूता कहते हैं कि शहर में एक जीवन था और शहर स्वयं में जीवंत थे, ऐसा उसने अनुभव किया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, एक विस्तृत विवरण दिया है। उसी क्रम में चलिए अब हम उसके द्वारा दिए गए शहरों के चित्रण के बारे में थोड़ा बात करें। उसने शहरों के लिए लिखा है कि शहर जो थे वे ऐश्वर्यता से भरपूर थे, संपन्नता और संपदा तीनों में शहर बहुत रिच थे। साथ ही उसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं यात्रियों के लिए, लोगों के लिए और उन शहरों में पर्याप्त मनोरंजन का साधन भी था। यानी शहरी जनता के लिए आमोद प्रमोद, मनोरंजन आदि के लिए इब्न बतूता ने जो लिखा है, तत्कालीन शासन ने पर्याप्त व्यवस्था की थी। संपन्नता का श्रेय वह गांवों को देता है। इब्न बतूता ने लिखा है कि जो शहरों की जो संपदा है, शहरों की जो संपन्नता है, इसकी यदि गहराई पर जाएं तो मालूम पड़ेगा कि गांव से जो अभिषेक के रूप में जो संपत्ति का एक बड़ा भाग शहर को मिलता है, उस भाग से, संपत्ति के उस भाग से शहरों में ऐशो आराम, शहरों में विभिन्न तरह की सुविधाएं, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन दिए जाते थे। तो ग्रामों के योगदान को इब्न बतूता ने पढ़ा है, समझा है और शहरों की संपन्नता का श्रेय ग्रामों को दिया है। साथ ही उसने लिखा है कि क्योंकि ज़मीन बहुत उपजाऊ थी उस समय, तो उपजाऊ ज़मीन होने के कारण उत्पादन भी बहुत था और शहरी जनता को गांव से भेजे गए उत्पादन से उनको फीड किया जाता था, उनको पर्याप्त भोजन मिलता था, पर्याप्त खाद्यान्न मिलता था। एशियाई देशों से संबंध की बात भी इब्न बतूता ने लिखी है और उसने लिखा है कि मध्य एशिया,
मध्य पूर्व एशिया के देशों से इनके अच्छे संबंध थे, साथ में वहाँ भारतीय माल की बहुत मांग थी। उन संबंधों के कारणों में जाते हुए इब्न बतूता ने स्पष्ट किया कि इन अच्छे संबंधों का एक कारण था भारतीय माल की वहाँ मांग, अर्थात भारतीय जो सामान थे, पक्का सामान, उस बहुत अच्छे स्तर का था। यहाँ जो बनाया जाता था, निर्माण किया जाता था उन सामानों का, वे बड़े अच्छे स्तर के थे और उनकी मांग बहुत थी। उन सामानों में वह जिक्र करता है कपड़े, विशेषकर सूती कपड़े, उसके अलावा रेशम का कपड़ा, मलमल, महीन मलमल, जरी, साटिन, इनकी तो बहुत ज़्यादा मांग थी। कपड़ों के अतिरिक्त अन्य सामानों की मांग का भी उसने जिक्र किया है, लेकिन विशेष रूप से उसने महीन मलमल की मांग के बारे में लिखा है। और उसने लिखा है कि इसकी मांग इतनी ज़्यादा थी और इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा थी कि यह केवल उच्च संपन्न वर्ग के लोग ही पहन पाते थे, लेकिन कीमत मांग में आड़े नहीं आई। शिल्पकार, इसको बनाने वाले और व्यापारी, इन सामानों को लाने ले जाने वाले, इनको बहुत लाभ हुआ और ये काफ़ी माला माल हुए, ऐसा इब्न बतूता ने लिखा है। निष्कर्ष ये है कि उस समय का तत्कालीन भारत तुगलक काल का, खिलजी काल का बहुत संपन्न था और इस संपन्नता को इब्न बतूता ने बखूबी अपनी इस पुस्तक रहला में बारंबार, एक बार नहीं बारंबार उसको लिखा है। जमीन के उपजाऊ होने के कारण जो कृषि है वह शहरी सभ्यता को या शहरी जनसंख्या को संभाल सकती थी और गांव से ये सब सामान शहर भेजा जाता था। अब हम आते हैं इब्न बतूता के दिए गए सड़क और संचार व्यवस्था के बारे में, उसके विवरण। आखिर इब्न बतूता क्या कहते हैं? उसने यह बात लिखी है कि जो सड़कें थी बड़ी चौड़ी थी, शहरों में पत्थर से बनाई जाती थी और उनको समतल सड़कों से लगातार जोड़ा जाता था। तो इस प्रकार सड़कों की एक मजबूती थी और सड़कों की एक व्यवस्था थी। उसके बाद उसका कहना है कि सड़कों के दोनों ओर आने जाने के लिए, यात्रियों के लिए सघन वृक्ष थे और कई जगह तो उपवन की भी बात इब्न बतूता ने की है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए इब्न बतूता कहते हैं कि ये सड़क मार्ग ही था जिसके आधार पर तत्कालीन डाक व्यवस्था, जो दो प्रकार की थी, वह बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। यही सड़क व्यवस्था थी जिसके कारण माल का आना जाना, आवक जावक इतने अच्छे तरीके से होता था और व्यापारियों को, शिल्पकारों को लाभ मिल रहा था। दूसरे शब्दों में तत्कालीन शासन ने, तुगलक शासन ने, खिलजी शासन ने सड़क व्यवस्था की अहमियत को, थल मार्ग की अहमियत को मानते हुए उसे अपने शासन व्यवस्था में उचित स्थान दिया था और पर्याप्त सड़कें बनाई थी। अब चलते हैं हम डाक व्यवस्था पर। डाक की बात करें तो इब्न बतूता ने बड़े रोचक विवरण कुछ दिए हैं और उसका कहना है कि डाक व्यवस्था दो प्रकार की थी। एक तो थल मार्ग से पैदल डाक और दूसरी अश्व मार्ग से। ये जो अश्व डाक व्यवस्था थी, इसकी तुलना में पैदल की डाक व्यवस्था ज़्यादा त्वरित थी। उसमें ज़्यादा तेज गति से जो भी सामान या चिट्ठी पत्री या अन्य सूचनाएं भेजना हो वह पहुंच जाती थी और उसके पहुंचने का तरीका, डाक व्यवस्था का विवरण भी उसने बड़े बखूबी किया है। वो बताते हैं इब्न बतूता कि शहर जो होते थे उसके बाहर 3 पंडाल लगा दिए जाते थे, हर शहर के बाहर, और उस पंडाल में ऐसी व्यवस्था थी कि उन पंडालों में अलग अलग काम के लिए सुबह से बैठ जाते थे। जो पैदल डाक वाले थे या अश्व वाले थे, पैदल वाले अपने साथ एक हाथ में 2 हाथ लंबी छड़ी लेके रखते थे और दूसरे हाथ में
जो सामान पहुंचाना है उसे, और बड़ी तीव्र गति से चलते थे। और लगभग 1 मील का 1/3 हिस्सा चलने के बाद दूसरा पड़ाव आता था, जिसे पड़ाव कहते थे, और वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को वह सामान दे दिया जाता था। और जो हाथ में जो छड़ी थी, उसका तात्पर्य यह है कि उस छड़ी को बजाते हुए, जोर जोर से हिलाते हुए, उसको बजाते हुए पूर्व में ही आगे पड़ाव के डाक कर्मचारी को ये सूचना हो जाती थी कि डाक आने वाली है, और इस प्रकार वह पूर्व से ही तैयार हो जाता था। शायद इसी घंटी व्यवस्था और छड़ी व्यवस्था के कारण ही इब्न बतूता ने कहा है कि ऐसा लगता है कि डाक व्यवस्था का यह पैदल चलने का प्रकार अर्थव्यवस्था से ज़्यादा बेहतर था। और उसने जिक्र भी किया है कि जो दूरी सामान्यतया 50 दिन लगती थी, जो समय दिल्ली पहुंचने में, डाक व्यवस्था में वह सामान 5 दिन में पहुंच जाता था। बड़े आश्चर्य की बात। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से डाक व्यवस्था का संचालन होता था। 24 दिन में धार से दिल्ली, धार मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास, वहाँ से दिल्ली 24 दिन में। इसके साथ ही दौलताबाद 40 दिन का। ये तो चलने की स्पीड थी, लेकिन अन्यथा यदि वो डाक व्यवस्था की बात करें तो रफ्तार बहुत तेज थी। संचार व्यवस्था से वो इतना प्रभावित था कि उसने उसका बारंबार जिक्र किया है और कहा है कि व्यापारिक काम के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। यानी जैसा मैंने पहले कहा आपको कि सड़क व्यवस्था, सड़क की उपलब्धता और सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि उसका बहुत से जो उसके उद्देश्य हैं वो पूरे सुचारू रूप से किए जा सकें। उसमें एक व्यापारिक उद्देश्य भी था। इसमें व्यापारियों के काम के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, सराय बनाए गए थे, विश्राम घर बनाए गए थे, और डाक प्रणाली के माध्यम से सूचनाएं, सामान पड़ाव दर पड़ाव होते हुए उसके गंतव्य स्थल पर पहुंचाया जाता था। इब्न बतूता लिखते हैं कि उधारी में भी काम होता था, और उसकी सूचना भी व्यापारी लोग इसी व्यवस्था के तहत पहुंचाते थे। कई बार आधा माल पहुंचाते थे और आधे की व्यवस्था की सूचना भी जो माल लेने वाला है उस तक समय पर पहुंच जाती थी। अश्व डाक व्यवस्था को उलुक का नाम दिया है। 2 प्रकार की जो व्यवस्था बताई गई, उसमें जो घोड़े से जो डाक व्यवस्था थी उसको उलुक का नाम दिया गया है, और उलुक पैदल डाक व्यवस्था की तुलना में शायद उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। अंत में अश्व व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता का कहना है कि अश्व व्यवस्था मुख्य रूप से फलों के व्यापार के लिए शायद थी, क्योंकि खुरासान जो अफगानिस्तान के आगे एक क्षेत्र है, वहाँ से फलों को लाने के लिए अश्व व्यवस्था का ज़्यादा उपयोग होता था, और वहाँ के फल भारतीयों को, विशेषकर दिल्ली के दरबार के लोगों को बड़े प्रिय थे। तो इस प्रकार डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण, संचार व्यवस्था का विस्तृत विवरण, सड़क व्यवस्था के बारे में जानकारी, शहरों के बारे में जानकारी आदि आदि, ना जाने रहला में कितनी अन्य जानकारियाँ और दी गई हैं, जिसको इतिहासकार पढ़ते हुए, उसका अध्ययन करते हुए इस काल के बारे में और बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं। इब्न बतूता और इसकी पुस्तक रहला, इसमें दिए गए विवरणों को इतने विस्तार से, मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो भी है, उसमें जो भी लिखा है उसे तथ्य के रूप में सही मान लिया जाए। सच्चाई तो ये है कि इतिहासकारों ने समझ लिया है कि इस पुस्तक की भी अपनी सीमाएं हैं। यद्यपि यह तत्कालीन समाज की, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की, तत्कालीन शासन की और मोहम्मद बिन तुगलक के काल की सर्वश्रेष्ठ वृत्तांत की पुस्तक है। इतिहासकारों ने यह अनुभव किया रहला के अध्ययन के बाद
कि संभवतः इब्न बतूता चूंकि विदेशी था और विदेशी होने के नाते भारत की भाषा से उतना परिचित नहीं था, तो स्वयं बात करके जानकारी एकत्रित नहीं कर पाना उसकी एक कमजोरी थी और इसलिए कई बार तथ्यों में थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ नजर आता है। ये बताने का अर्थ ये है कि रेहला को भी इतिहासकारों ने बखूबी अध्ययन करने के बाद उसके दी गए विवरणों का अन्य स्रोतों से मिलान करने के बाद उसमें से जो उनको सही निकला है उसे ही भारतीय इतिहास में जोड़ा है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेखक की खुद की अपनी प्रवृत्ति, खुद का अपना झुकाव उसकी लेखनी को प्रभावित तो करता ही है। यहाँ इब्न बतूता के साथ दिक्कत ये थी कि विदेशी होने के नाते भारतीय भाषा की जानकारी ना होना और जानकारी पाने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करना कई बार तथ्यों से बात दूर निकल जाती है। दूसरी इसकी सीमा ये है कि अन्य यात्रा वृत्तांतों की तरह अन्य यात्रियों के वर्णनों की तरह इसमें भी देखा गया है कि क्रमबद्धता पर कोई विशेष ध्यान इब्न बतूता ने नहीं दिया है, घटनाओं की क्रमबद्धता पर। यानी जब जैसा उसको मन आया उसके अनुसार उसने अपनी कलम चलाई है, उन विषयों पे कलम चलाई है और इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो वर्षों की जो क्रमबद्धता है वह बनी रहे। तो यह भी इस पुस्तक की एक कमजोरी है, एक उसका दोष है। तीसरा और अंतिम दोष जो इस पुस्तक में है वह है कि वृत्तांतों में तथ्यों के साथ साथ उसने अफवाहों को भी स्थान दिया है। जो अफवाहें उस समय उड़ती थीं उन अफवाहों को भी उसने तथ्यों के साथ साथ सम्मिश्रित कर दिया, उसमें मिला दिया। इसलिए कई बार उसके द्वारा लिखी गई कई बातें सच्चाई से परे भी हो सकती हैं और ऐसा इतिहासकारों ने पाया भी है। इसका अर्थ इसके कई बिंदुओं पर विश्वसनीयता कम है। इन तीनों सीमाओं के बावजूद, इन तीनों दोषों के बावजूद यह पुस्तक तत्कालीन इतिहास की जानकारी के लिए अहम है। 14वीं शताब्दी के भारत, उसका सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक विवरण इब्न बतूता ने बखूबी दिया है। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद बिन तुगलक के काल और मोहम्मद बिन तुगलक एज ए शासक के रूप में उसने जो वर्णन किया है वह हमारे इतिहासकारों के लिए भारतीय इतिहास की रचना के निर्माण में बहुत काम आया है।